आप लोग? बढ़िया। सो बच्चा लोग, अभी तक हमने आपके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, उसके क्या क्या एग्जांपल्स रहते हैं, वो अलग अलग पॉइंट पे देखे थे। मतलब कि हमने कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाए थे। सबसे पहले हमने ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखे थे कि ग्रेविटेशनल फील्ड दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रही है एंड दोनों ही फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास पे ही लगते हैं, कंटिन्यूस मास पे नहीं। अब बच्चा लोग, आज के लेक्चर में हम एक नई चीज पढ़ने वाले हैं। भाई ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ कहाँ लगता है, कहाँ कहाँ नहीं लगता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक आई थिंक 10th के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की कहानी सुनी है ना? आई थिंक चैप्टर नंबर 12 एंड 13 आपके 10th में थे साइंस में। अब बच्चा लोग, वैसे ही आज हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है और ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होती है एंड स्मॉल जी के बारे में थोड़ा अगली बार देखेंगे, तो फिलहाल इसको आज नहीं लिखते हैं। स्मॉल जी आई थिंक आपको पता ही होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यस और नो? अच्छा बच्चा लोग, आपने 10th में कुछ ऐसा पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज यहां पड़ा होगा तो वो अपने अगल बगल कुछ असर क्रिएट करेगा और उस असर को जिस रीजन में वो असर दिखाई देती है उसे हम कहते थे इलेक्ट्रिकल फील्ड। सिमिलरली अगर मैं कोई मैग्नेट ले लूं, उस मैग्नेट को अगर मैं कहीं पे रख दूं, सो वो अपने अगल बगल एक छोटे से एरिया में अपनी असर दिखाता था। उस असर को हम कहते थे मैग्नेटिक फील्ड। एम आई राइट? अब हुआ क्या? अब भाई हुआ क्या कि हमने क्या किया, एक छोटू सा मास ले लिया, बहुत ही छोटू सा मास ले लिया, उसको किसी रूम में रख दिया और जैसे उसको रूम में रखा ना, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये डिस्प्लेस होना शुरू हो गया, चलना शुरू हो गया। हम देख के दंग हो गए, बोले ये क्या, कोई फोर्स लग नहीं रही है, कोई इसको लेके नहीं जा रहा, बट ये अपने आप जा रहा है। इसका मतलब यहां पे कोई ऐसी फील्ड है जो इसको खींच रहा है। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या करता है? चार्जेस को खींचता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? दूसरे लोखंड, आयरन या मैग्नेट को खींचता है। खींच ही रहा है ना, अट्रैक्टिव कर रहा है या रिपल्सिव कर रहा है, जो भी कर रहा है। इलेक्ट्रिकल फील्ड अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होते हैं, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फील्ड कंपलसरी अट्रैक्टिव। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना, हमने वो भी देखा था। अच्छा, अब इस पे दंग रह गए। मान लो कि यहां पे कोई बड़ा सा मास है और उसको हम पर्दे के पीछे रख देते हैं। अब हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये वाला मास इसको खींच रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगी। बट पर्दा है, वो दिख नहीं रहा है, तो दंग हो गए। सो उस समय एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट बनाया गया कि हर जगह पे, अर्थ के ऊपर हर जगह पे एक ऐसी फील्ड मौजूद है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। अब अर्थ का मास हो गया कैपिटल है, मतलब बहुत ज्यादा मास, एंड वो हर चीजों को अपनी तरफ खींच रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब यहां पे एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट बांध दिया कि यहां पे एक फील्ड है, यहां पे कोई एक इमेजिनरी फील्ड है जो कि इनविजिबल है। कैसी है? इनविजिबल है। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया गया ग्रेविटेशनल फील्ड। बच्चा, एक्चुअली ग्रेविटेशनल फील्ड होता नहीं है। क्या आपको दिख रहा है अपने अगल बगल कोई फील्ड? नहीं ना, ये एक इमेजिनरी फील्ड है कि यार अब अगर कोई चीज किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो उस रीजन में एरिया होगा, कुछ होगा उस रीजन में असर। अब अगर हम स्पेस में जाएंगे तो वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड वर्ड क्यों बनाया गया? स्पेस में जाते हैं तो हम किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे, तो भाई वो एक ऐसा एरिया है जहां पे कोई इफेक्ट नहीं है, कोई अट्रैक्टिव या कोई रिपल्सिव इफेक्ट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे नाम दे दिया ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका सिंबल है E और इसकी फॉर्मूला क्या आ जाएगी? बच्चा, इसका डेफिनेशन में बहुत तकलीफ आ रही थी।
अब साइंटिस्ट ने सोचा क्या करें, कैसे इसकी डेफिनेशन दे। सो उन्होंने क्या बोल दिया कि आपने ये जो छोटू सा मास लिया है ना बच्चा, ये छोटू सा मास, इसका मास बहुत ही छोटा होता है। इसको मैथ्स में इस तरीके से बताते हैं, लिमिट m टेंड्स टू 0, मतलब बहुत ही छोटा सा मास, बहुत ही छोटा सा, और इसीलिए इसको हम कहते हैं टेस्ट मास। क्या बोलेंगे? टेस्ट मास। अब बच्चा ये मास है, ये अपनी फील्ड बना रहा है, ये भी तो मास है, बट ये अपनी फील्ड ना बना सके इसलिए हमने इसको बहुत ही छोटा सा मास ले लिया। आप बोल सकते हो 1 kg का। सो फॉर्मूला ऐसे दे दी, फोर्स पर यूनिट मास, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इज द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। सो फील्ड क्या है? अल्टीमेटली एक फोर्स है। कब? जब मास आपका होगा 1 kg। बट हम क्या करते हैं भाई, हमको अगर कोई भी मास दिया हो तो हम वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं इसी फॉर्मूला की मदद से। अब अच्छा देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका 11th के लिए भी बहुत जरूरी है और 12th के लिए। 12th का पहला ही चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में बात करनी है। आप देखेंगे, याद रखेंगे कि आज हम जो भी करने वाले हैं ना, सब कुछ 12th के फर्स्ट चैप्टर में रिपीट होने वाला है। जो भी डेरिवेशंस हम देखेंगे, जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, सब कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी 12th के फर्स्ट चैप्टर में आने वाला है। डेरिवेशन सेम, बस चेंज क्या होगा? नाम चेंज होगा और फॉर्मूला चेंज होगी, बस। ठीक है? सो इलेक्ट्रिकल फील्ड, फोर्स और मास इस तरीके से दिया जाएगा। अब अच्छा लोग, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर मुझे निकालना हो या उसकी डायरेक्शन निकालनी है, सपोज करो कि हम एक टेस्ट मास यहां ले लेते हैं और इसके अगल बगल यहां पे फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक इमेजिनरी फील्ड है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड क्या कोई छोटे से एरिया में होती है? अगर आप अर्थ के ऊपर हो तो हर जगह होती है, कहीं कम होगी तो कहीं ज्यादा होगी, लेकिन होगी तो हर जगह। अब सपोज करो कि ये किसी की तरफ खींचा जा रहा है, यहां पर हमने बहुत ही बड़ा सा मास ले लिया है। इलेक्ट्रिकल फील्ड बना कौन रहा है? ये है सोर्स। इलेक्ट्रिकल फील्ड बना कौन रहा है? ये बड़ा वाला मास। सो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू F by L। अरे इलेक्ट्रिकल फील्ड के मैं बार-बार सॉरी बच्चे लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड बोल रहा हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, इसके कारण फोर्स कितना लगेगा? हमको पता है G m अपॉन, हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r ले लेते हैं, सो ये r² हो जाएगा। क्लियर? इसको नीचे ले लो, सो ये क्या हो गया? G अपॉन mr², m से m गया और ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड Gm अपॉन r²। तो हमने क्या किया, देखो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड किसकी वजह से बन रही है? ये कैपिटल मास की वजह से। हम चाहते ही नहीं है कि ये छोटा मास अपनी फील्ड बनावे। अब ये भी अपनी फील्ड बनाएगा तो उसके कारण भी अट्रैक्शन होगा वगैरह वगैरह, वो तो हम सब जानते ही है। ठीक है बच्चा लोग? सो दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड। तो बच्चा, इसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, या तो फिर इसे कहा जाएगा इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोला जाए या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बोला जाए, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। अच्छा, एक खास चीज यहां पे याद रखना बच्चा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी। जरा सोच के बताओ कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या हो सकती है? सीधी सी बात है, फोर्स, फॉर्मूला क्या है? फोर्स बाय मास। तो जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही फील्ड की डायरेक्शन होगी। सो अगर अब मुझे पता है इस समय फोर्स इसके ऊपर, फोर्स कहां लगने वाला है? इधर। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन भी इधर हो जाएगी। समझ आ रहा है? सो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इज टुवर्ड्स m। बच्चा लोग याद रखना, जो फोर्स लगा रहेगा उसी की तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ली जाएगी। अच्छा, सपोज करो कि हम कुछ ये चीज ले रहे हैं, ये मास, ये स्मॉल मास, दोनों के बीच का डिस्टेंस m।
अब बच्चा लोग सपोज करो कि ये पोजीशन वेक्टर जो है ये r है डिस्टेंस, इसका मैं u ले लेता हूँ, ये पोजीशन वेक्टर, और इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर आई, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड किधर आई, टुवर्ड्स कैपिटल मास, है ना। सो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, E is equal to G minus GM of by R square। डायरेक्शन उल्टी होने का अगर आप इसको पॉजिटिव लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। बट अगर देखो वेक्टर क्वांटिटी है, आपको ऐसे दिखाना है, ऐसे दिखाओ, इस तरीके से दिखाना है कि E is equal to this towards M, तो ये भी ठीक है। वेक्टर में तो हमको वैल्यू और डायरेक्शन चाहिए, सो वैल्यू डायरेक्शन या तो वैल्यू डायरेक्शन, समझ आया। अच्छा अब ये जो चीज है बच्चा लोग, ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास पे वैलिड है। किस पे? पॉइंट मास पे। कंटिन्यूस मास पे ये फॉर्मूला वैलिड नहीं, लेकिन हमें तो निकालना पड़ेगा, हम तो फिजिक्स के बच्चे हैं, निकालना पड़ेगा हमको तो कंटिन्यूस मास। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, हमारे पास dm dx है, पहले भी देखा हुआ हमने, इनर्शिया देखा है, फोर्स देखा है, ठीक है। चलो बच्चा आगे बढ़े। अब अगर ये पॉइंट मास पे वैलिड है तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पॉइंट मास के रिलेटेड। सपोज करो कि हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं और उसके तीनों वर्टाइसिस पे सेम मास ले लेते हैं m। पूछा जा रहा है कि इसके सेंटर x पे कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। अब क्या करेंगे बच्चा लोग इस समय, अगर आपको याद हो तो हमने पहले भी एक चीज देखा था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, याद आया कुछ? हमने इसको फोर्स का देखा था कि अगर एक ही मास पे बहुत सारी फोर्स लग रही है तो उसका वेक्टर एडिशन कर लो। सिमिलरली इधर भी अगर किसी एक पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड बोली जा रही है तो जितनी भी मास है सबके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड को ऐड कर दो, वेक्टरली एडिशन करना है। कैसा? वेक्टरली एडिशन, ठीक है। अच्छा अब अच्छा इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इसके कारण होगी, इसके कारण होगी, इसके कारण होगी, डायरेक्शन इसके कारण ऐसे, इसके कारण ऐसे, इसके कारण ऐसे, टुवर्ड्स द मास, हमने में देखा था ना, ग्रेविटेशनल फील्ड इज टुवर्ड्स द मास। अच्छा एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, बताया था लेकिन फिर भी याद रखना कि फोर्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड हो भी सकता है सेम हो, अलग हो, बट डायरेक्शन हमेशा सेम होगी कोई पर्टिकुलर मास के लिए। अब क्या करें इस क्वेश्चन में, हमको तो यहाँ पे E निकालना है, E net is equal to E1 plus E2 plus E3। अच्छा इसको 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं और इसको 3। अब इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, G m बाय, ये हम लेंथ ले लेते हैं a। बच्चा लोग क्या मैं यहाँ पे gm बाय a स्क्वायर लगाऊं? यार हमें तो ये लेंथ निकालनी है ना, ये वाली लेंथ निकालनी है, समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा ये लेंथ कितनी होगी जरा सोच के बताना। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर आप 3 लाइन को यहाँ पे टच करेंगे तो क्या होगा, ये पता है कि नहीं पता? नहीं पता बच्चा लोग, ये क्या होगा, ये सेंट्रोइड कहलाता है, पढ़ा है मैथ्स में सेंट्रोइड। यस सर। और इसकी लेंथ कितनी होगी, ये जो लेंथ है बच्चा लोग याद रखना, एक्चुअली सेंट्रोइड ये जो होता है ना, ये लाइन ये 2:1 में बट जाएगी, ये पूरी लाइन 2:1 में बट जाती है। यानी कि अगर मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है सो मैं लिख दूंगा 2/3 ये पूरी लेंथ। चलो अभी के लिए मैं इसको हाइट बोल देता हूँ बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन और हाइट एक ही होता है। सो 2/3 ये अपर लेंथ था, अपर लेंथ कितना हो जाएगा 2/3h, जहां पे हाइट कितना होता है, हाइट पता है आपको √3/2a। बच्चा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो हाइट होती है वो हमेशा √3/2a होती है, पक्का?
√2/, चलिए एक बार देख लेते हैं। आइए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये मैंने मीडियन ड्रॉ किया, यही ऑल्टीट्यूड है, ये a हो गया, ये a/2 हो गया। सो ये निकालना है। सो a² माइनस पाइथागोरस थ्योरम कर रहा हूँ, a² माइनस a²/4, ये हो गया 3a²/4 एंड √3/2a। सही, समझ आया? अरे बच्चा नॉर्मल मैथमेटिक्स है, 9th में 10th में सीखी थी हम लोगों ने। सो डिस्टेंस कितना आ गया, ये 2 से 2 गया, √3/3a, यानी कि इसको आप बोल सकते हो a/√3। बट एक्चुअली हम लोग इस समय ना डिस्टेंस में इंटरेस्ट ही नहीं है, बिकॉज इसका आंसर 0 आने वाला है। अगर इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, या आप कह सकते हैं अगर पॉइंट मास इक्वली हो, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 आएगी। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 आएगी। चलिए देखें कैसे। अच्छा, इसका वेक्टर देखो, एक चीज तो है कि इसके कारण और इसके कारण इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड तो सेम रहेगी, बिकॉज डिस्टेंस सबका सेम, मास सबका सेम, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सबकी सेम आने वाली है। क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं, वेक्टर E प्लस वेक्टर E प्लस वेक्टर B। अच्छा, अब इसका FBD बनाओ, कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा है, यस और नो? अब इसको सॉल्व करना है वेक्टर एडिशन में। हम क्या करते हैं बच्चा लोग, ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं, हम पहले किसी दो वेक्टर को सॉल्व करते हैं, किसी दो वेक्टर को सॉल्व करते हैं। देखो, ये भी E, ये भी E, ये भी E। मान लेते हैं कि ये थीटा है, सो ये भी थीटा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल सेम रहेगा। इसका यहां कंपोनेंट E cos थीटा और यहां एक कंपोनेंट E sin थीटा। इसके लिए यहां एक कंपोनेंट E cos थीटा और इस वेक्टर के लिए यहां एक कंपोनेंट E sin थीटा। पूरा क्लियर है? अच्छा, क्या मैं इन दोनों को हटा सकता हूं? बिकॉज इनके तो हमने कंपोनेंट्स ले लिए, ये हटा देते हैं। आप देख सकते हो E cos थीटा, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, थीटा 60 60 60 वो भी सेम है। इसका मतलब ये और ये आपस में तो कट, बचा क्या, E और नीचे ये दोनों ऐड हो जाएंगे। क्या मैं इसको 2E sin थीटा बोल सकता हूं? यस और नो? अच्छा, अब बच्चा लोग ये एंगल कितना होगा, ये जो हमने यहाँ पे एंगल लिया था थीटा, एक्चुअली थीटा होगा कितना? देखो, ये नीचे ट्रायंगल, ये ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमको पता है ये पूरा एंगल 60 होता है। अब ये मीडियन है, अरे मीडियन आपके एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। मैथ्स पढ़ा है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन ऑल्टीट्यूड सब सेम होता है और वो एंगल को बाइसेक्ट करता है। मतलब ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया था, 120 डिग्री। अब हमें तो कौन सा एंगल चाहिए था, ये वाला एंगल। हमने तो ये लिया है ना, थीटा ये लिया हुआ है। कितना होगा ये, सोच के बताना बच्चा। ये पूरा कितना होता है, ये पूरा 180, इतना आपको मिल चुका है 120, कितना बचा 60, और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो दोनों इक्वल है ना, सो ये 30 और ये भी 30। अरे नॉर्मल मैथमेटिक्स लगा रहा हूं बच्चा, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पे थीटा के बदले आप रख दो sin 30। sin 30 क्या होता है, 1/2, 2 से 2 गया, बचा E, ऊपर भी E नीचे भी E, ऊपर भी E नीचे भी E गया, E माइनस E कितना हो जाएगा, 0। सो कभी भी आप याद रखना, कभी भी अगर इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके सेंटर पे आपको पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड, तो वो हमेशा 0 आएगी। लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड इन द सेंटर ऑफ इक्वल मासेस डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज 0। अब हो सकता है कि आप उस समय स्क्वायर ले लो, कोई स्क्वायर ले लो और उसके बीच में आपको पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड, तो 0। कोई भी डायग्राम पूछो, कोई भी, ठीक है। अब ये तो हुई सेंटर की कहानी। अब अच्छा, मुझे बोला हुआ है कि ये नेक्स्ट पॉइंट है y, सेंटर पे, ये इसके मिड पॉइंट पे है y, वहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है।
बच्चा लोग अब हमको बोला हुआ है कि इस साइड के सेंटर पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करो। अच्छा, इस पॉइंट पे y पॉइंट पे एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगी इसके कारण, एक इसके कारण, एक इसके कारण, ये इधर और ये इधर। अब अच्छा जरा ध्यान से देखो, ये मिड पॉइंट है, सो ये वाली इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड और ये वाली ग्रेविटेशनल फील्ड सेम, तो ये तो कट जाएगी। बचा क्या? ये वाली सिर्फ ऊपर के डायरेक्शन में। यहां पे एक मास है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस √3/2a, अभी मैंने बताया था हाइट, और यहां पे मुझे फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फील्ड। बच्चा यहां पे सिर्फ एक ही है, तो यहां पर कोई वेक्टर एडिशन होगा कि डायरेक्टली हो जाएगा? क्या आंसर आएगा बताइए? gm/√3/2a होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? gm/3a/4, 4 को ऊपर ले जाओ, 4gm/3a। ओके बच्चा लोग, अब बच्चा लोग हो सकता है कि आपको एक क्यूबॉइड या क्यूब दे दिया जावे और बोला जावे कि उसके सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड ढूंढो। कितनी होगी? 0। अगर इक्वल मास है तो, अगर मास चेंज हो गया तो कुछ ना कुछ फील्ड होगी। हम क्या कह रहे हैं? अगर मास सेम है तो सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा 0 होगी, बट अगर मास अलग अलग तो वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी। ठीक है, चलिए ओके बच्चा, अब हम क्या कर रहे हैं? 2 पॉइंट मास ले रहे हैं m और कहा जा रहा है कि बताइए, इसके बीच का डिस्टेंस r है, तो बताइए कि ग्रेविटेशनल फील्ड कहां पे 0 होगी? इसके लेफ्ट साइड, उसके राइट साइड, या बीच में कहीं, एकदम सेंटर पे, या इसके नजदीक, या इसके नजदीक, कहां पे होगी? कहीं पे भी हो सकती है। अब यहां पे हम थोड़ा लॉजिक लगाते हैं बच्चा लोग। अगर मैं इसके लेफ्ट साइड की बात करूं, सपोज करो कि कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं, कोई भी एक पॉइंट, ठीक है? इस पॉइंट पे इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इधर, उस मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इधर, क्या कभी भी ये 0 होगी? बच्चा इसकी वैल्यू सेम हो कि अलग हो? अल्टीमेटली दोनों ऐड हो रहे हैं, क्या एडिशन करने पे कभी 0 आएगा? दोनों पॉजिटिव वैल्यू है ना, और पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करने पे कभी भी 0 नहीं आता। मतलब इस साइड तो ग्रेविटेशनल फील्ड 0 नहीं होगी। चले वहां देख लेते हैं, राइट साइड पे कोई भी एक पॉइंट उठा लो, कोई भी एक पॉइंट, इस मास के कारण फील्ड इधर, इस मास के कारण भी फील्ड इधर, क्या यहां पे कभी 0 होगी? अगेन सेम डायरेक्शन, तो एड अप हो जाएगी। जितना दूर जाते जाएंगे फील्ड कम होगी, एग्री, फील्ड कम होगी बट 0 नहीं होगी। एंड फील्ड तो आएगी, अरे ग्रेविटेशनल फील्ड पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे दुनिया में, पूरे अर्थ पे है, सो 0 तो वैसे ही नहीं होने वाली। हाँ, इन दोनों के बीच में शायद अब होगी। अब एक ही ऑप्शन बचा, तो सपोज करो बच्चा लोग, एक देखो सेम मास तो मुझे पता है एकदम सेंटर पे होगी, अभी हमने डिस्कस किया कि सेम मास होगा तो सेंटर पे होगी। चलो ढूंढते हैं इसको, ठीक है? ये पॉइंट ले लेता हूं जहां पे बोल देते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, और यहां से इसका डिस्टेंस हम x ले लेते हैं, और या पूरा कितना था? r, सो यहां से हम ले लेंगे r - x। क्लियर है? अच्छा, अब इस पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, इसका मतलब E1 प्लस E2 0 है। क्लियर? E1 कितना मिलेगा? ये कितना ले लिया हमने x, E1 कितना मिलेगा बोलो जरा? gm/x² इज इक्वल टू, अच्छा इसको मैं यहां ले जा रहा हूं तो माइनस हो जाएगा, और इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड gm/r - x का होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक? ठीक है, ये gm कट गया, क्या बचा? 1/x² इज इक्वल टू -1/r - x का होल स्क्वायर। अब इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, सो ये r - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ
एक्स स्क्वायर। सही है, क्लियर है बच्चा? अच्छा एक मिनट, अब क्या करें? a माइनस बी होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस 2rx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया? बहुत ही लोचे लफड़ा वाला है। एक काम करते हैं, ये चीज ना करके क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर सकता हूँ? क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर सकता हूँ? तो देखो माइनस का स्क्वायर रूट नहीं करूंगा बिकॉज माइनस का स्क्वायर रूट पॉसिबल भी नहीं होता। इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट, सो ये हो जाएगा r माइनस एक्स और ये हो जाएगा माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर का x और ये माइनस। सही है, मैं कहीं पे कमेंट लोचा किया। अच्छा एक काम करते हैं, अभी हम डायरेक्शन नहीं देखते हैं, अभी हम सिर्फ वैल्यू देखते हैं। अब बच्चा हमको देखो यहाँ पे वैल्यू से मतलब है, डायरेक्शन से नहीं। तो एक काम करते हैं, हम माइनस नहीं लेते। माइनस का मतलब क्या होगा कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसीलिए है क्या नहीं? ठीक है, सो ये आ गया r माइनस एक्स, इसको वहां ले जाते हैं। r इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स 2x, x इज इक्वल टू r बाय 2। r बाय 2 मतलब क्या? पूरे का आधा। सो हमने वही तो देखा था कि सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगी अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा तो। समझ आया? चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। चलिए हम ले लेते हैं 4m, इधर m रहते थे और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चलिए हम ले लेते हैं 9 मीटर या 9 सेंटीमीटर, जो बोलना है बोल लो। क्वेश्चन इज सेम, फाइंड द पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो। फाइंड द पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो। अब चलो लेफ्ट और राइट में तो जीरो कभी पॉसिबल नहीं है बिकॉज इधर से दोनों फील्ड इस डायरेक्शन में, यहां से दोनों फील्ड इस डायरेक्शन में। ऑब्वियसली एक के कारण ज्यादा एक के कारण कम होगा बट जीरो नहीं होगा। तो अब इसके बीच में कहीं होगा, लेकिन क्या एकदम सेंटर में होगा? एकदम सेंटर में तो अब पॉसिबल नहीं है। क्यों? जरा सोचो। देखो इसके कारण इस एक अगर मैं सेंटर पॉइंट लेता हूं तो इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज्यादा होगी। देखो इसके कारण फील्ड इधर, इसके कारण फील्ड इधर, लेकिन ये फील्ड बहुत बड़ी होगी और ये फील्ड छोटी होगी। सो अगर आप सपोज करो कि ये 10 है और ये 3 है तो 10 माइनस 3 करो तो क्या जीरो आएगा? नहीं। इसका मतलब सेंटर पे तो इस बार जीरो नहीं है बट दोनों के बीच में कहीं पे तो जीरो है। चलो मैं ये पॉइंट ले लेता हूं, मान लेता हूं कि ये पॉइंट है। अच्छा मैंने इसके नजदीक क्यों लिया? एक लॉजिकल बात है, मैंने अभी बताया ना। देखो हमने क्या किया, इसका डिस्टेंस कम कर दिया। डिस्टेंस कम करेंगे तो क्या फील्ड इंक्रीज हो जाएगी? सीधी सी बात है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस अगर आप कम कर देंगे तो फील्ड बढ़ जाएगी। मतलब यहां पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसकी वजह से जहां पे इसके लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड सेम हो जाएगी। डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, इसके कारण डायरेक्शन इधर, इसके कारण डायरेक्शन इधर। अब डिस्टेंस कम होने की वजह से इसकी फील्ड बढ़ गई, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उसकी फील्ड थोड़ी कम हो गई, तो यहाँ पे सेम हो जाएगा। चलिए ठीक है, मैं इसको ले लेता हूं x और इसको ले लेता हूं 9 माइनस एक्स। तो यहां पे भी नेट फील्ड कितनी है? जीरो। E1 प्लस E2 जीरो। मैं माइनस नहीं ले रहा हूं बिकॉज मुझे फिलहाल डायरेक्शन में मतलब नहीं है। अच्छा फॉर्मूला क्या होती है? gm अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू g 4m अपॉन 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर। बोलो सही है? ठीक है, क्या होगा? gm 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 गए, इसको यहां ले आओ, इसको वहां ले जाओ। 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। 4 था, x स्क्वायर वहां गया, दोनों जगह स्क्वायर रूट। सो ये हो गया 9 माइनस एक्स, यहाँ पे हो गया 2x। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे प्लस माइनस नहीं होगा। अरे प्लस माइनस इधर भी होगा, प्लस माइनस इधर भी होगा, तो माइनस माइनस दोनों से कट जाएगा ना। अब यहां से क्या आंसर आ गया? x को वहां ले जाओ, सो 9 इज इक्वल टू 3x। सो यहां से कितना आ गया? x इज इक्वल टू 3 मीटर। मतलब ये 3 मीटर पे ये चीज जीरो हो जाएगी।
अच्छा अगर हम स्क्वायर नहीं भी करें, चलो अगर मैं एग्जैक्टली रूल मान के चलता हूँ, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स वेरिएबल हो तो आप स्क्वायर रूट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद से शुरू करते हैं। 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब कैसे सॉल्व करें? तो सर हम प्लस माइनस लेके भी चलते हैं। चलिए स्क्वायर रूट किया तो ये कितना हो गया, प्लस माइनस 2x। सो 9 माइनस x इज इक्वल टू प्लस 2x एंड 9 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2x। सो इसका आंसर तो सेम आएगा, यही वाला है ना, x इज इक्वल टू 3। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो 9 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1, ये वहां जाएगा प्लस, सो माइनस x, x इज इक्वल टू माइनस n। बच्चा x तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है नहीं। अगर इसको फिजिक्स में लिया जाए, देखो मैथमेटिक्स बोलता है डिस्टेंस माइनस में नहीं हो सकता, फिजिक्स बोलता है कि डिस्टेंस माइनस में हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 9 लेके चलूं तो बच्चा उसका मतलब हो जाता है x इज इक्वल टू माइनस 9। तो ये हमने क्या लिया था, याद है ना, पोजीशन वेक्टर, पॉइंट से मास की तरफ। सो ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ऐसा कुछ, मतलब यहां से -9 तो ये 3 और ये यहां पे कुछ आ जाएगा क्या, यहां पे फील्ड 0 होगी। स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में ग्रेविटेशनल फील्ड कभी भी 0 नहीं हो सकती है, इसका मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या करूं, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हम चलो x इज इक्वल टू -9 लेके देखते हैं। अरे माइनस मतलब डायरेक्शन ले लेते हैं ना, सो इस पॉइंट से -9, सो -9 इधर कहीं आएगा और क्या इधर फील्ड 0 हो सकती है नहीं, इसका मतलब यही हमारा आंसर राइट है, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करो। तो ठीक है बच्चा लोग, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अगली बार हम देखेंगे कि अगर कंटिन्यूअस मास हो, मतलब एक रिंग ले लेंगे, एक सेमी सर्कुलर रिंग। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक रिंग दी थी, सेमी सर्कुलर रिंग, और उसके सेंटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स ढूंढने को कहा था। बस वही चीज अब हम ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ भी देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।